हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR स्मार्ट लर्न। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन से। ये पहला केमिस्ट्री हमें पढ़ना है। यहाँ पर केमिस्ट्री के सिलेबस में हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में इसका सिलेबस बताया है साइंस का क्लास 10 का। तो क्लास 10 के सिलेबस में हमने पहले आपको यहाँ पर सभी चैप्टर्स के नेम बताए हैं और सभी चैप्टर्स के डिटेल्स को बताया है। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे केमिस्ट्री। पहला दूसरा तीसरा और चौथा चैप्टर जो है हमारा वो केमिस्ट्री का है। तो उन्हीं हम पहले केमिस्ट्री को चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं साइंस को। तो यहाँ से देखते हैं हम पहला चैप्टर क्या है केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में पहला चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। ये फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट नोट्स को देखेंगे, इम्पॉर्टेंट डिफिनीसन और सभी प्रकार के इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन और सभी प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया है और आने की संभावना है इस बार भी। तो यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया है, ये फर्स्ट डिफिनीसन है इस चैप्टर का। तो यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया जिसे कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जब एक या एक से अधिक कोई पदार्थ होता है, पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ये किस प्रकार होता है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल फर्स्ट, कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीजन को O2 से, यहाँ पर O से ऑक्सीजन होता है। उसके बाद यहाँ पर 2 इसका क्या है, परमाणु के साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर क्या बनाता है, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या कैसे प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन और ये ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन का मतलब ये ऐड हो रहा है। यहाँ पर जब ये ऐड हो रहा है तो यह क्या हमारा प्राप्त हो रहा है, CO2। यहाँ पर C है, ये O2 है। CO2 आपस में ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक प्रकार से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है हमारा, ये C और O2 ये क्या है, रिएक्टेंट है। ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट, जिससे कहा जाता है अभिकारक। R क्या है, रिएक्टेंट, और P ये है हमारा प्रोडक्ट। जब भी हम किन्हीं भी रिएक्टेंट मतलब अभिकारक का हम आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, उत्पाद, जिसे प्रोडक्ट कहा जाता है। यहाँ पर आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, ये जो एरो दिया गया है, एरो के बाईं साइड का क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और इस साइड क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, जिसका मतलब उत्पाद और इसका मतलब अभिकारक। तो यहाँ से ये रासायनिक अपक्रिया है। अब रासायनिक अपक्रिया के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके जल का निर्माण करता है। जल का क्या फार्मूला होता है, अणुसूत्र H2O। जल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, H2O से। H2O को क्या कहते हैं, वाटर। अब यहाँ पर वाटर का निर्माण किस प्रकार होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर 2H2 दिया गया है। यहाँ पर 2H2 किस प्रकार है, 2H2 यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2H इधर हो गया और ये इनटू में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4H क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या है 4H, 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं। उसके बाद यहाँ पर O2 की, तो यहाँ पर 2O है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी परमाणु हैं, 2 परमाणु। और इधर जब ये ऐड हो जाएंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 2H2O। ये 2H2 सेम ऐसे ही है, ये सेम ऐसे ही लिख दिया जाएगा। इधर 2H2 प्लस ये O इसके साथ लग गया है, यहाँ से O2 है ये, और ये 2 के साथ ऐड हो गया है, इसलिए ये दोनों के साथ 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। 2H2 इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है इनटू में, तो इसलिए इसे पूरा 2H2O पढ़ा जाएगा। 2H2O क्या है, वाटर है। इसी प्रकार हम रिएक्शंस को ऐड करते हैं और रिएक्शंस में हमें देखना रहता है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पर 4H है, 4H और इधर 2O, और यहाँ पर भी 2H2 मतलब 2H2 इंटू
2, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4H और इधर हो जाएगा 2O। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन हमारा बैलेंस है। बैलेंस रिएक्शन क्या होते हैं, हमारे रिएक्शन राइट होते हैं, अन्यथा हमारे रिएक्शन क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। और इधर हमारा क्या है, ये रिएक्टेंट है और इसे रिएक्टेंट कहा जाता है, इसे प्रोडक्ट कहा जाता है, जिसे उत्पाद कहते हैं, और इसे अभिकारक। ये है क्या हमारा एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन का। तो अब इसके आगे देखते हैं क्या है, इसके आगे हम पढ़ते हैं अभिकारक। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट मतलब डिफिनीशन टाइप हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, उत्प्रेरक किसे कहते हैं। पहले देखते हैं रिएक्टेंट क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो आरंभ में लिए जाते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक का मतलब जो भी एरो से पहले दिया रहेगा वो क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, और जो भी एरो के बाद वाला होगा वो प्रोडक्ट होगा, जिसे उत्पाद कहा जाएगा। उत्पाद देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुए नए पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। यही हमारा प्रोडक्ट क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। कैटलिस्ट उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का कार्य रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र करना या मंद करना होता है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर प्लेटिनम या और कोई भी अन्य पदार्थ का जब हम यहाँ यूज करते हैं तो क्या होता है, वो उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, रासायनिक जो अभिक्रिया हो रही है उसकी गति को तीव्र या मंद करना होता है। जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, इधर रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट हमारा प्राप्त हो रहा है, तो प्रोडक्ट ये किस स्पीड से प्राप्त हो रहा है ये हमें क्या बताता है, उत्प्रेरक बताता है। जो भी उत्प्रेरक यहाँ पर हम यूज करेंगे, उत्प्रेरक में आपका कोई भी जैसे एलिमेंट हो गया या और भी कोई चीज़ ऐड कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा उत्प्रेरक कहलाएगा। उत्प्रेरक के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको बताएंगे उत्प्रेरक कौन से होते हैं। यहाँ पर हम देख लिए उत्प्रेरक क्या है, उसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण। किस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के सिंबल्स दिए गए हैं और उनका मीनिंग भी दिया गया है। तो यहाँ पर संकेत पहला देखते हैं स्मॉल एस। ये स्मॉल एस है। स्मॉल एस को किससे डिनोट किया जाता है, ठोस। जहाँ भी स्मॉल एस का यूज होगा वो क्या होगा, ठोस। ठोस जिसे कहा जाता है सॉलिड। सॉलिड को क्या कहते हैं हम, ठोस कहते हैं। उसके बाद स्मॉल एल को क्या कहेंगे, लिक्विड। लिक्विड इसे लिक्विड कहेंगे, लिक्विड कहेंगे। उसके बाद जी क्या है, जी आप जानते होंगे गैस। गैस को किस प्रकार डिनोट किया जाएगा, स्मॉल जी से। और ए क्यू क्या है, ए क्यू क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, जली विलियन। उसके बाद ये एरो क्या है, एरो का मतलब अपक्रिया का संकेत है, ये रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक साइड एरो इधर होगा, एक साइड एरो इधर होगा। इसका मतलब क्या होगा, संतुलित अपक्रिया, मतलब बैलेंस्ड रिएक्शन होता है ये, बैलेंस्ड रिएक्शन। उसके बाद देखते हैं ये ऊपर का एरो। ऊपर का एरो जब भी दिया रहेगा तो क्या होगा, रिएक्शंस में से गैस का उत्सर्जन हो रहा है। और यहाँ पर जब एरो डाउन की तरफ रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा अवक्षेप बनना, मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें ठोस पदार्थ का कोई भी अवक्षेप प्राप्त होता है रिएक्शन में। और देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के निरूपण में दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ये ट्रायंगल। इस प्रकार जब भी दिया रहेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें हम रिएक्शन में हीट का यूज करेंगे। जब भी हम हीट का यूज करेंगे तो उसे ट्रायंगल से डिनोट करेंगे। और PTMnO क्या है, उत्प्रेरक है। ये क्या है, प्लेटिनम है, ये मैग्नीज ऑक्साइड है। यहाँ पर ये दोनों क्या है, उत्प्रेरक हैं, जिनका यूज हम रिएक्शंस में करेंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़े, जहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट और साइंस के आपको इम्पॉर्टेंट PDF के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए रील्स भी हम डालते हैं इंस्टा पर, वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल व्हाट्सएप में जाएं और वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आपको इसका PDF फ्री में प्राप्त करा दिया जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ से हम रिएक्शंस, एग्जाम्पल भी देखते हैं और रिएक्शंस भी देखते हैं साथ साथ। तो यहाँ पर उन सभी का हमने निरूपण किया सिंबल्स का। अब देखते हैं उस सिंबल का यूज कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें मिलकर अमोनिया गैस बनाती हैं। यह अभिक्रिया लोहे या Fe जिसे आयरन कहा जाता है
के उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च तापमान और उच्च दाब पर होती हैं। तो ये क्या कह रहा है, रिएक्शन हो रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें मिलकर अमोनिया गैस बनाती हैं और यह अपक्रिया लोहे के Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च तापमान और उच्च दाब पर हो रहा है। तो यहाँ पर उच्च तापमान का मतलब क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। और प्रेशर यहाँ पर ये डिनोट किया गया है हाई प्रेशर। उसके बाद क्या है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कौन सा है, Fe मतलब आयरन। फेरस यहाँ है, यहाँ पर इसका इन तीनों का हो गया है क्या यूज, किसका किसका हो गया है, फेरस, आयरन हो गया, और उच्च तापमान के लिए ये ट्रायंगल, और उच्च दाब के लिए क्या हो गया है, हाई प्रेशर। ये तीनों हो गए हैं यहाँ से। उसके बाद देखते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें मिलकर, N2G यहाँ पर G से गैस डिनोट किया गया है, और इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के 3s2 परमाणु यहाँ पर लिए गए हैं। N2 और 3s2 को जब ऐड किया गया है 2NH3 प्राप्त हुआ है, और वो भी किस रूप में, गैस रूप में अमोनिया प्राप्त हुआ है यहाँ पर। तो देखते हैं रिएक्शन को किस प्रकार बैलेंस किया गया है। यहाँ पर N2 के N के नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। उसके बाद हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने परमाणु, 3 × 2 यहाँ पर 6H है, 6H और 2N है। इधर भी देखते हैं, इधर 2N इधर भी है, 2N इधर भी, ये 2N हो गया। इधर क्या है, H3 और आगे ये 2 है, इसे इस प्रकार लिखा जाएगा, 2N हो गया ये। उसके बाद 2NH3 का मतलब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से N ये हो गया है। उसके बाद 2 को इसके साथ भी लिया जाएगा, 2S3। इस प्रकार जब 2S3 को भी लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। मतलब इसका मतलब ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, और इसमें क्या क्या यूज हुआ है, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, और इसमें उत्प्रेरक कौन सा है, आयरन है। उसके बाद ये कौन सी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें जब मिलकर अमोनिया का निर्माण करती हैं, अमोनिया से हम क्या बना सकते हैं, अमोनिया से हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निर्माण भी कर सकते हैं। ये इधर से भी एरो सिंबल होगा, इधर से भी एरो का ये सिंबल, जहाँ भी होगा वहाँ पर क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन को मिलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का बेरियम सल्फेट ठोस अवक्षेप बनता है और सोडियम क्लोराइड जलीय रूप में रहता है। इस रिएक्शन में देखते हैं क्या कह रहा है, BeCl2 बेरियम क्लोराइड, ये AQ क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन है। मतलब क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पर Na2SO4 क्या है, ये क्या है, सोडियम सल्फेट भी जलीय विलयन में है। इन दो जलीय विलयनों को जब आपस में मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, BaSO4 प्लस 2NaCl। तो यहाँ पर ये किस प्रकार का रिएक्शन बन रहा है, पहले इसे समझते हैं। यहाँ पर ये BaCl2 है, Na2SO4। यहाँ पर ये सभी फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन सा फार्मूला है, क्या नाम है उसका। BeCl2 मतलब BeCl2 का यहाँ होगा, B से बेरियम होता है, Cl2 से क्लोरीन होता है। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। यहाँ पर Na सोडियम है और S क्या है, सल्फ़र है, O ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ये Na2SO4 मिलकर क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। अब देखते हैं ये किस प्रकार यहाँ पर रिएक्शन से हो रहा है, BaCl2 Na2SO4। तो यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है हमें, BaSO4। ये किस प्रकार का रिएक्शन है, इसे पहले देखते हैं। यहाँ पर BaSO4, Ba यहाँ पर है, SO4 यहाँ पर है, ठीक। उसके बाद Ba ये हमारा पहले एक रिएक्शन का पहला भाग, और इस रिएक्शन का लास्ट वाला भाग ऐड हुआ है, हमारा एक रिएक्शन बना है। उसके बाद दूसरा क्या बना है, इधर Na बचा है दूसरे अणुसूत्र का, और दूसरे अणुसूत्र का पहला यहाँ हो गया है। उसके बाद Cl2 इधर आ गया है, यहाँ Na2 और Cl2 ऐड हो गया है, और इधर BaSO4 हो गया है, BaSO4 2NaCl प्राप्त हुआ है। तो ये एक प्रकार का द्विविस्थापन अपक्रिया है, मतलब विस्थापन हो रहा है। यहाँ पर अपक्रियाओं में क्या हो जा रहा है, अणुओं का आपस में विस्थापन हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर Ba का किसके साथ हो रहा है, SO4 के साथ हो जा रहा है, और यहाँ पर Na2Cl2 इधर हो जाएगा 2Na2 है, इधर 2Na हो जा रहा है, ये आगे पीछे हो जा रहा है। Cl2 यहाँ पर Cl हो जा रहा है, और ये 2 का यूज इसके साथ भी हो रहा है, 2 यहाँ पर कॉमन हो के रूप में।
ये सेम बी ए इधर हो जा रहा है, SO4 इधर आ जा रहा है। तो ये क्या है, BeSO4 क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ पर सॉलिड है और 2NaCl क्या है, जलीय विलयन है। तो BeSO4 क्या है, सॉलिड के रूप में प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जलीय रूप में प्राप्त हो रहा है। और ये बेरियम सल्फेट क्या हो रहा है, ठोस अवक्षेप है। ठोस अवक्षेप के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एक एरो इस प्रकार यूज करेंगे जो इस प्रकार होगा और ये एरो डाउन की तरफ होगा। यहाँ पर ये ऐड कर लीजिएगा आप लोग इस प्रकार, यहाँ पर ये एरो डाउन की तरफ हो जाएगा। तो ये BeSO4 क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, आगे हम पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं हम रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है और इसका डिफिनीसन है। एक प्रकार से आपसे कोई भी पूछ सकता है, आपके कॉलेज कोचिंग एग्ज़ाम में कहीं भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। तो क्या बताएंगे आप सभी, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से संक्षेप में निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से संक्षेप में निरूपण करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। किस प्रकार कहलाता है, इस शॉर्ट में हम देखते हैं। यहाँ पर 2Mg है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 2Mg है। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड है 2MgO। यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये भी सॉलिड प्राप्त हो रहा है हमें। 2Mg ये मैग्नीशियम हो गया, O2 इधर हो गया, यहाँ पर ये सेम वैसे Mg हो गया। उसके बाद O2 है, O हो गया, O यहाँ पर O2 है, 2 इधर आगे आ गया है, इधर 2Mg है ही। O के लिए भी यहाँ पर 2 कॉमन हो गया है, इसलिए यहाँ पर 2MgO प्राप्त हो गया है सॉलिड रूप में। तो देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, जिंक और H2SO4। H2SO4 किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जिससे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है H2SO4 को। Zn जिसे जिंक कहा जाता है, जिंक सॉलिड फॉर्म में है और H2SO4 क्या है, एक्वस सॉल्यूशन के रूप में। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक का जब रिएक्शन कराया जाता है तो Zn और SO4 ऐड हो जाते हैं, Zn प्लस SO4। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, जिंक सल्फेट प्राप्त हो जाता है। जिंक सल्फेट किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में प्राप्त होता है, मतलब जलीय रूप में। उसके बाद क्या बचता है हमारा, यहाँ से SO4 ऐड हो गया है और इधर Zn SO4 हो गया, इधर बचा H2। H2 क्या है, गैस है, जिसे गैस को जब भी गैस का उत्सर्जन होता है यहाँ पर रिएक्शन इसमें, तो क्या होगा, एरो ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, जिंक सल्फेट प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। ये है सेकेंड रिएक्शन। देखते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो भी हमारा रिएक्शन होगा वो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, ये भी हमें इसमें देखना होता है। जो भी बैलेंस्ड रिएक्शन होंगे उनके अणुसूत्र आपस में इक्वल होंगे, दोनों साइड, एरो के दाएं साइड, एरो के बाएं साइड। जो भी रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होंगे वो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहलाएंगे। तो देखते हैं इसे क्या है। आपके एग्ज़ाम में अनबैलेंस्ड इक्वेशन को दिया रहेगा, आपको उसे बैलेंस्ड करना होगा। ये भी 1-2 नंबर का आ जाता है कभी कभी। तो देखते हैं, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। इसका मतलब जब अभी हमने आपको पहले ही बताया था क्या होता है, ये सभी क्या है, इन सभी को हम पहले भूल जाते हैं कि ये क्या दिया गया है। ये क्या है, हमारा रिएक्टेंट है और ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। यहाँ पर हम जब रिएक्टेंट कोई भी अभी देखते हैं, कोई भी हो, तो हमारा क्या देखना है, पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है हमारा, इक्वल है। जैसे इधर भी कोई भी परमाणु है तो यहाँ पर परमाणु संख्या है, तो इधर भी 2 होना चाहिए और इधर भी 2 होना चाहिए। जब भी ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा हमारा, ये रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगा और इक्वेशन भी होगा। तो देखते हैं किस प्रकार है एग्जाम्पल से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अपक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड व जल प्राप्त होता है। तो ये तो रिएक्शन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रॉक्साइड का जब रिएक्शन होगा तो 2NaCl और H2O प्राप्त होगा। तो यहाँ पर किस प्रकार प्राप्त होगा ये भी देखते हैं।
HCl जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहा जाता है, और NaOH जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, NaCl सोडियम क्लोराइड जिसे क्या कहा जाता है, नमक कहा जाता है इसे। और यहाँ पर देखते हैं ये HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड और NaOH। यहाँ से क्या हो रहा है, Na के साथ Cl ऐड हो जा रहा है, NaCl ये प्राप्त हो जा रहा है, और OH इधर है और एक H इधर है। तो यहाँ से ये H इधर क्या है, 1H इधर है, 1H इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2H H2 हो जाएगा। यहाँ पर एक O है तो यहाँ से एक O इधर ऐड हो गया H2 के साथ। अब इसे किस प्रकार ऐड करना है ये भी देखना है, क्यों नहीं हम यहाँ पर NaH ऐड कर दिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं NaOH इधर है और HCl इधर है, तो जो भी परमाणु हमें आपस में मिलेंगे पहले हमें उसको ऐड कर लेना है। जैसे यहाँ H मिल रहा है, यहाँ भी H मिल रहा है, हाइड्रोजन, तो पहले H को हम ऐड करेंगे, H2 हो गया और O हो गया। और उन परमाणुओं को ऐड करने पर हमें एक एलिमेंट प्राप्त भी होना चाहिए जिसका कुछ नाम हो, ये नहीं कि हमें ऐसे भी कोई ऐड कर लें, NaO ऐड कर लें, H2Cl ऐड कर लें, इस प्रकार नहीं। जैसे हमें यहाँ पर सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है और इधर वाटर प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ से एक बैलेंस्ड रिएक्शन बनाना है। और बैलेंस्ड रिएक्शन अब हम देखते हैं बैलेंस्ड किस प्रकार है। यहाँ पर Cl1 है, उसके बाद इधर Na है, NaCl इस प्रकार ऐड हो गया, इधर भी NaCl है सेम, और इधर H है, इधर H2O है, OH है, इधर H2O हो गया। मतलब यहाँ एक H है, इधर भी एक H है, एक H 2H हो गई, और O इधर एक सिंगल है, तो यहाँ से H2O। इस प्रकार मतलब क्या है, रिएक्शन क्या है हमारा, बैलेंस्ड है। मतलब इधर रिएक्टेंट है और इधर ये प्रोडक्ट क्या है, इक्वल है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट इसमें एक एग्जाम्पल और दिया गया है, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज का ये अणु सूत्र है, आप इसे याद कर लीजिएगा, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज, जिसे ग्लूकोज कहा जाता है, और इसे ही क्या कहा जाता है, फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अणु सूत्र सेम होता है, यहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं। और देखते हैं इसका रिएक्शन 6O2 क्या है, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर पौधे हैं, जैसे कोई भी पौधा हो गया, वो क्या करता है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा प्रकाश की उपस्थिति में, जब प्रकाश होगा, यहाँ पर जैसे ये प्रकाश है, अब यहाँ पर पौधे हैं, पौधे से जब इस प्रकाश पर किरणें पड़ेंगी पत्तियों पर, तो क्या होगा, यहाँ से प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का त्याग करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहे हैं और जल को ये ऐड कर रहे हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का जब ये आपस में अपक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इन्हें ग्लूकोज प्राप्त होगा। ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये बाहर उत्सर्जित करेंगे और ये ग्लूकोज ये इनका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में प्राप्त होगा। तो देखते हैं यहाँ से 6O2 और 6H2O यहाँ पर लिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2 है, और H2O क्या है, वाटर है। और यहाँ से क्या प्राप्त होता है, 6CO2 है, यहाँ पर 6H2O है, C6H12O6 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं C6, यहाँ पर 6C है, तो ये 6C6 हो जाएगा इधर। उसके बाद है H12, ये 6H2 को हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम H12 किस प्रकार पढ़ेंगे, 6 × 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 12 होगा, इसे क्या हो जाएगा, H12 यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखते हैं O6 कहाँ से, यहाँ से 6O के साथ भी ऐड है ये कॉमन के रूप में, तो ये 6O हो जाएगा, O6 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से 6H2O ये यहाँ से ख़त्म हो गया, मतलब इसका यूज इसमें हो गया, किसके साथ हो गया, यहाँ O6 में और H12 में, इन दोनों का हो गया। यहाँ से C6 का यूज हो गया। उसके बाद बचा क्या,
6O2 किस प्रकार, क्योंकि ये O2 के साथ भी 6 है यहाँ पर ना, इसीलिए यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा 6O2 मतलब ऑक्सीजन। यहाँ पर रिएक्शन ये थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको समझने में, लेकिन अब जब आप इसे कई बार अपने खुद से समझेंगे तो ये आपको आसान लगने लगेगा। किस प्रकार ये ऐड हो रहा है, किस प्रकार ऐड करना ही इसमें मतलब ये बैलेंस्ड है, ये भी दिखना है। तो बैलेंस्ड तो है, ये किस प्रकार है, यहाँ पर 6CO2 है ना, तो ये C6 हो गया, यहाँ से C6C हो गया। उसके बाद O2 है, O2 को 6O2 हम ऐसे लिख सकते हैं ना 6O2, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, O12, इसे O12 भी पढ़ सकते हैं। 6O2 यहाँ पर सिंपल लिख दिया गया। उसके बाद इधर क्या है 6H2O, 6H2O H 6H2 है, इस प्रकार इसे H12 के रूप में लिख दिया गया है, मल्टीप्लाई करके H12 हो गया, O6 है 6O हो जाएगा इधर। ये सिंपल रिएक्शन है जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है मतलब इक्वल हैं। यहाँ पर इनके क्या है, इनके एटॉमिक यहाँ पर परमाणु संख्यक जो है बैलेंस हैं। तो देखते हैं ये सभी बैलेंस्ड रिएक्शन थे, बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे यहाँ पर दिया गया है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, योगात्मक अथवा संयोजन अथवा संकलन अपक्रियाएं। यहाँ पर ये कई नाम दिए गए हैं एक ही रिएक्शन के, जो आप एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। एक ही रिएक्शन के यहाँ पर 3 नाम दिए गए हैं, जो आप एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा समझना रिएक्शंस को, किस प्रकार रिएक्शंस हो रहे हैं। इन्हीं को कहा जाता है एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, वियोजन अथवा अपघटन अपक्रियाएं। यहाँ पर भी 2 नाम दिए गए हैं इसके। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे ही कहा जाता है प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे कहा जाता है द्विविस्थापन अथवा उभय अपघटन अपक्रियाएं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको नाम में यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, योगात्मक पूछ सकता है, संयोजन पूछ सकता है, संकलन पूछ सकता है, लेकिन इसमें जब आप एक रिएक्शन एक बार पढ़ समझ लेंगे तो आपको इसमें कोई भी रिएक्शन पूछ ले आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। और नाम का भी जानना यहाँ पर ज़रूरी है। कोई भी रिएक्शन पूछ लेता है आपसे, जैसे आपको योगात्मक पता है, आपसे संकलन पूछ लिया, अब आपको पता ही नहीं संकलन रिएक्शन कौन है, इसलिए इनका नाम जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये सभी रिएक्शंस दिए गए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। ये 4 रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ते हैं योगात्मक अथवा संयोजन अथवा संकलन अपक्रियाएं। इस अपक्रिया के कितने नाम हैं, 3 नाम हैं। तो इन तीनों को हम पढ़ेंगे कंबाइन करके एक साथ, तीनों एक ही हैं बेसिकली। तो यहाँ से पढ़ते हैं, वे अपक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक तत्व या यौगिक या दोनों आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है वे अपक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक। पहली बात, इसमें तो रिएक्टेंट कितने होंगे, 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे। ये एक रिएक्टेंट है, ये भी एक रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट हो गए हैं। तो यहाँ पर और क्या कहा जा रहा है, और इसमें कहा जा रहा है तत्व या यौगिक। ये तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट में प्राप्त होगा वो एक ही पदार्थ होगा। जब भी एक ही पदार्थ प्राप्त होगा तो क्या कहा जाएगा, योगात्मक अथवा संयोजन अथवा संकलन अपक्रियाएं। तो यहाँ से हम इसे आसानी से समझ गए। इसका रिएक्शन देखते हैं अब किस प्रकार हो रहा है। सल्फ़र और ऑक्सीजन संयोग करके सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर सल्फ़र और ऑक्सीजन क्या हैं, तत्व हैं, यौगिक ये नहीं है। यौगिक कब होगा, जब यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड आपस में जब किसी के साथ रिएक्शन करके कोई और प्रोडक्ट का निर्माण करता तो वहाँ पर हमारा यौगिक का यूज हो जाता। यहाँ पर क्या हो रहा है अभी, एलिमेंट का यूज हो रहा है, तत्व का यूज करके क्या बनाया जा रहा है,
सल्फ़र डाइऑक्साइड जिसे प्रोडक्ट कहा जा रहा है, और इधर रिएक्टेंट यहाँ पर 2 रिएक्टेंट का होना अनिवार्य है। 2 रिएक्टेंट होगा तभी तो हमारा रिएक्शन होगा, और 2 से अधिक भी होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा रिएक्शन होगा, और क्या प्राप्त होगा, प्रोडक्ट प्राप्त होगा। यही हमारा इक्वेशन होता है, केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ से सल्फ़र और ऑक्सीजन संयोग करके सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ये सिंपल है, यस से सल्फ़र, और ये यस क्या है, सॉलिड है। O2 क्या है, ऑक्सीजन है, और ये गैस है। ये जब दोनों ऐड होंगे तो सिंपल है, यस O2 हो जाएगा। यस O2 क्या है, गैस है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, जिसे सल्फ़र डाइऑक्साइड कहा जाता है। और ये यहाँ पर लिखा गया सल्फ़र ऑक्साइड, ये यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड आप लोग लिख दीजिएगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड। यहाँ पर आसानी से आप इसे योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रिया को आप समझ सकते हैं एकदम आसानी से। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं हम। एक एग्ज़ाम्पल क्या है, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड संयोग करके अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। अमोनिया क्या है, एक यौगिक है, NH3 किस प्रकार बना है, यहाँ पर N क्या है, नाइट्रोजन है, H क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या मिलकर बना है, अमोनिया। अमोनिया क्या है, गैस है। अब अमोनिया गैस का HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, यौगिक है। यहाँ पर एक हमने एग्जांपल देख लिया एलिमेंट का, और ये देख रहे हैं यौगिक का कंपाउंड जिसे कहा जाता है। यहाँ पर ये H और Cl के मतलब रिएक्शन से क्या बना है, HCl, और HCl के ऐड होने पर यहाँ बना है HCl, जिसे कहा जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहा जाता है। यहाँ से इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो क्या प्राप्त होगा, NH4Cl। अब इससे देखते हैं ये किस प्रकार प्राप्त हो रहा है। ये NH3 है, अमोनिया गैस, और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, और यहाँ प्राप्त हो रहा है अमोनियम क्लोराइड, NH3। यहाँ पर ये NH3 इसी प्रकार हम समझ लेते हैं ये NH3 है। अब देखते हैं NH3 ये कम्प्लीटली यहाँ से ख़त्म हो गया। उसके बाद HCl बचा, HCl इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं साथ में। इसके बाद यहाँ पर H3 है, ये भी H है। अब इन H इनको ऐड कर दिया जाएगा तो यहाँ पर N हो जाएगा, H3 और एक H ये है, यहाँ से H3 और H कितने हो जाएंगे, H4 हो जाएंगे। और ये Cl सेम वैसे ही रहेगा, इसे ही कहा जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ये किस रूप में प्राप्त होगा, सॉलिड रूप में प्राप्त होगा। यही इसका सिंपल इक्वेशन हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारा अगला, वियोजन अथवा अपघटन अपक्रियाएं। ये कौन सी अपक्रियाएं हैं, वियोजन अथवा अपघटन अपक्रियाएं। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक मतलब एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। अपघटन अपक्रिया को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन से हैं 3 प्रकार, तापीय अपघटन अपक्रिया, विद्युत अपघटन अपक्रिया, प्रकाश अपघटन अपक्रिया। यहाँ पर पहले में टेम्परेचर दिया गया है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी दी गई है, उसके बाद क्या है, प्रकाश दिया गया है। तो यहाँ से थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन सभी के इंग्लिश में नेम दिए गए हैं। यहाँ से आपको इंग्लिश नेम में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद पहले यहाँ से हम देखते हैं तापीय अपघटन अपक्रिया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को। यहाँ पर हम देखते हैं TDR, ये क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वे अपक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह अपघटित हो जाती हैं तापीय अपघटन अपक्रिया कहलाती हैं। बेसिकली हमें यहाँ पर अपघटन दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी कोई रिएक्शन होगा किसी पदार्थ को गर्म करने पर इसमें ताप मतलब टेम्परेचर दिया जाएगा तो गर्म होगा, गर्म होने पर वो क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, अपघटन होने पर क्या होगा, तापीय अपघटन अपक्रिया कहलाएगी। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल देखेंगे तभी आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन जब होता है तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। यहाँ पर CaCO3 क्या है, सॉलिड फॉर्म में, और ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कब टूटता है, जब इसे कैल्शियम कार्बोनेट पर ताप डाला जाता है, इसे गर्म किया जाता है,
तो यह क्या होता है, CaO और CO2 गैस में ये विघटित हो जाता है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी बनता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जिसे 2HgO कहा जाता है। 2HgO को क्या कहा जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और ये सॉलिड फॉर्म में है। और जब ये टूटेगा, जब ये यहाँ पर इसका गर्म किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2Hg मरकरी प्राप्त होगा और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगा। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी बनता है। मरकरी किस प्रकार बन रहा है, जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, मरकरी प्राप्त होता है, और यहाँ से क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट दिया गया है विद्युत अपघटन अपक्रिया। विद्युत अपघटन अपक्रिया क्या है? विद्युत अपघटन अपक्रिया वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी यौगिक को विद्युत धारा की सहायता से उसके मूल तत्वों या सरल अणुओं में विघटित किया जाता है। जल का विद्युत अपघटन एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें क्या होता है, विद्युत धारा की सहायता से क्या किया जाता है, उसके मूल तत्वों या अणुओं को विघटित किया जाता है, आपस में तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर जल का विद्युत अपघटन, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। ये H2O है, क्या है, ये वाटर है। वाटर में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, और ये कौन सा वाटर है, अम्लीय वाटर। अम्लीय वाटर में क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में विघटित हो जाता है। यहाँ से 2H2 और ये 2O O2 यहाँ से प्राप्त हो जाता है। O2 गैस ऑक्सीजन जिसे कहा जाता है। ये हो गया विद्युत अपघटन अपक्रिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दूसरा दिया है, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। ये सभी एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में एक एक नंबर के पूछे जा सकते हैं। गलित सोडियम क्या है, लिक्विड में है। लिक्विड सोडियम क्लोराइड मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है। सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम तथा क्लोरीन गैस में अपघटित हो जाता है। इसका हमें क्या पढ़े थे, विद्युत अपघटन अपक्रिया में हमने पढ़ा था, ये अलग अलग तत्वों में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है अणुओं में। तो यहाँ पर इसी प्रकार ये विघटित हो रहा है। गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी 2NaCl लिक्विड फॉर्म में है, जब इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित किया जाएगा करंट, तो क्या होगा, ये 2Na लिक्विड फॉर्म में सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा। ये है इसका विद्युत अपघटन अपक्रिया का एग्जाम्पल रिएक्शन का। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट है प्रकाश अपघटन अपक्रिया। प्रकाश अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं? प्रकाश अपघटन वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा के प्रभाव से एक यौगिक अपने मूलभूत घटकों या सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, उसे प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं। प्रकाश अपघटन अपक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण। एग्जाम्पल इसका क्या है? प्रकाश संश्लेषण। पौधे जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन की सहायता से, ये कोई जब यहाँ पर पेड़ पौधे रहेंगे तो उन्हें क्या आवश्यकता होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की सहायता से जब वो रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर 6C6H12O6 जिसे ग्लूकोज कहा जाता है, इसका निर्माण होगा, और यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन का निर्माण होगा। और इसमें देखते हैं किस प्रकार रिएक्शन हो रहा है। 6CO2 6C यहाँ से C6 हो जाएगा, H12 है, यहाँ से H12 हो जाएगा, H12 हो जाएगा, O6 है, O6 यहाँ से 6 और ये O6 हो जाएगा, ये भी कंप्लीट है। 6O2 बचा है, यहाँ से 6 और O2 यहाँ से हो जाएगा, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगा। तो यहाँ से ये बैलेंस्ड रिएक्शन किसका है? प्रकाश संश्लेषण का। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड वियोजित होकर सिल्वर धातु तथा क्लोरीन गैस देता है। ये 2AgCl क्या है? सिल्वर क्लोराइड। Ag क्या है? सिल्वर है। Cl क्या है? क्लोरीन। यहाँ पर ये Ag है, Ag को सिल्वर कहा जाता है, Cl को क्लोरीन। जब ये दोनों आपस में मिल लेते हैं तो इसे कहा जाता है सिल्वर क्लोराइड।
सिल्वर क्लोराइड को जल की उपस्थिति में वियोजित होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये सिल्वर अलग हो जाता है 2Ag और Cl2 अलग हो जाता है क्लोरीन गैस। यहाँ पर ये 2Ag है और यहाँ पर 2Cl है, 2Ag 2Cl ये भी हो जाएगा, दोनों ये भी बैलेंस्ड है। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या दिया गया है। नेक्स्ट रिएक्शन है प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस अपक्रिया में अधिक अपक्रियाशील तत्व कम अपक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। इसमें हमें एक चीज़ समझना होगा, जिसकी अपक्रियाशीलता अधिक तत्व होगी वो कम अपक्रियाशील तत्व के साथ यौगिक के जलीय विलयन को विस्थापित कर देता है, तो क्या कहलाती है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। अब इसमें हमें समझना होगा कौन सा तत्व किस तत्व के साथ ऐड होगा। यही यहाँ पर समझने के लिए हम इसकी अपक्रिया मतलब यहाँ पर किस तत्व का कितना होता है उसको भी हम देखेंगे साथ साथ। और इसके एग्जाम्पल को पहले देखते हैं, एक एग्जाम्पल को। जब जिंक कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से अपक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट व कॉपर प्राप्त होता है। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अतः जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जब जिंक ये है और CuSO4 कॉपर सल्फेट है। जिंक और कॉपर सल्फेट के जब यहाँ पर रिएक्शन कराया जाता है, अपक्रिया करता है, तो जिंक सल्फेट व कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है। ZnSO4 और कॉपर प्राप्त हो रहा है। ये किस प्रकार प्राप्त हो रहा है, और उसके बाद क्या कह रहा है, जिंक कॉपर से अधिक अपक्रियाशील है। जिंक जो है कॉपर से अधिक अपक्रियाशील धातु है, अतः जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर रहा है। कॉपर सल्फेट ये है, कॉपर सल्फेट के विलयन से किसको विस्थापित कर रहा है, कॉपर को। यहाँ से मतलब कॉपर को हटा दे रहा है। इसी कॉपर को हटा देने पर क्या हो जाएगा, Zn और ये SO4 आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ से Zn और SO4 जब आपस में ऐड होंगे तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, और ये जिंक सल्फेट और यहाँ से ये Cu क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। Cu क्यों विस्थापित होगा, इसलिए विस्थापित होगा क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक अपक्रियाशील तत्व है। तो यहाँ से यही हमें समझना है किसका अपक्रियाशील कम है, किसका अपक्रियाशील अधिक है। इसको हम अभी पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से इस रिएक्शन में हमें प्राप्त होगा जिंक सल्फेट और कॉपर। जिस भी तत्व की या यौगिक की क्या होगी, अपक्रियाशीलता कम होगी, वो उस विलयन को विस्थापित कर देगा। यहाँ पर जिंक कॉपर से अधिक अपक्रियाशील है, अतः क्या होगा, कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। जिंक कॉपर से अधिक अपक्रियाशील है, मतलब जिंक का जो अपक्रियाशीलता है वो अधिक है, इसलिए कॉपर क्या हो गया, विस्थापित हो गया। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल को, किस प्रकार इसकी अपक्रियाशीलता की श्रेणी है। धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी घटते हुए क्रम में। पहले क्या है, पोटेशियम है। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक फेरस लोहा, जिसे कहा जाता है टिन सीसा कॉपर सिल्वर सोना। Ag सबसे अधिक क्रियाशील किसकी है, पोटेशियम की है। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, यहाँ पर जिंक की बात हो रही थी और कॉपर की बात हो रही थी। तो यहाँ पर अपक्रियाशीलता किसकी अधिक होगी, यहाँ पर Zn जिंक की अधिक होगी और Cu की कम होगी। Cu की कम होगी इसलिए ये क्या हो गया था, रिएक्शन में विस्थापित हो गया था, लास्ट में ऐड हुआ था प्लस लगाकर, और यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ था, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार जिसकी अपक्रियाशीलता कम होगी वो रिएक्शन में क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा। और सबसे कम अपक्रियाशील तत्व क्या है, सोना Au जिसे कहा जाता है। अब देखते हैं इसके आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर की छड़ डालने पर कॉपर सिल्वर को प्रतिस्थापित करता है और कॉपर नाइट्रेट बनाता है, क्योंकि कॉपर सिल्वर से अधिक अपक्रियाशील है। Cu कॉपर और 2AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट का जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब कॉपर की छड़ को डाला जाता है तो क्या होता है, यहाँ से CuNO3 का होल ट्वाइस बनता है, जिसे कॉपर नाइट्रेट कहा जाता है। और यहाँ पर सिल्वर विस्थापित क्यों हो रहा है, क्योंकि सिल्वर की अपक्रियाशीलता क्या है, कम है।
जिसकी अपक्रियाशीलता कम रहेगी उसे विस्थापित कर दिया जाएगा और जो भी उसके साथ बचेगा वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर Cu इसके साथ CuAg CuNO3 का होल टॉइस के साथ ऐड हो जाएगा और ये Ag क्या है, अलग हो जाएगा, सिल्वर जिसे कहा जाता है। इसे हम आगे दिखा देते हैं आपको Ag और Cu में किसकी अपक्रियाशीलता अधिक है और किसकी कम है। यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं Ag लास्ट में दिया गया है, इसकी अपक्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी सबसे। और दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था Cu कहाँ पर है, Cu जस्ट उसके ऊपर है, इसलिए इसकी अपक्रियाशीलता Ag से अधिक होगी, इसलिए Ag यहाँ पर हमारा विस्थापित हो गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, कौन सा रिएक्शन, द्विविस्थापन अथवा उपघटन अपक्रियाएं। ये दूसरा रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम देखेंगे द्विविस्थापन अथवा उभय अपघटन अपक्रियाएं किसे कहते हैं। तो यहाँ से देखते हैं वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें यौगिक के दो आयनों अथवा अवयवों का परस्पर स्थानांतरण हो जाता है तथा नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अथवा उभय अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं तब इसे समझ में आ जाएगा। जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आपस में मिलते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है और सोडियम नाइट्रेट विलयन के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर जब सिल्वर नाइट्रेट ये है AgNO3, उसके बाद सोडियम क्लोराइड NaCl आपस में मिलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सिल्वर क्लोराइड AgCl। यहाँ से Ag और Cl आपस में ऐड हो जाते हैं, AgCl प्राप्त होता है जिसे सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर बनता है NaNO3 क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर एक अवयव इस अवयव के साथ ऐड होगा और इसका एक अवयव इसके दूसरे पार्ट से ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार के रिएक्शन आपस में जब एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के जब विस्थापन में होंगे तो उसी को द्विविस्थापन कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट इसे रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से AgCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और NO3 Na के साथ ऐड हो जा रहा है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अथवा उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया गया है, दूसरा एग्जाम्पल है जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट मिलते हैं तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। बेरियम क्लोराइड जिसे क्या कहा जाता है, BaCl2। Ba है बेरियम, Cl2 है क्लोरीन, जिससे मिलकर बना है बेरियम क्लोराइड। उसके बाद Na2SO4, Na है सोडियम, S है सल्फ़र, O है ऑक्सीजन, जिससे मिलकर क्या बना है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। इनका जब रिएक्शन होगा तो किस प्रकार होगा, Ba यहाँ से ऐड होगा किसके साथ, SO4 के साथ। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, BaSO4। उसके बाद यहाँ से बचा Cl2, उसके बाद यहाँ से Na2। तो यहाँ से Na2 क्या है, 2Na है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2Na, और यहाँ पर 2Cl है, इसे क्या लिख सकते हैं, NaCl, और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, NaCl इसके साथ हो जाएगा 2NaCl इस फॉर्मेट में। तो यहाँ से Cl2 और Na2 आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, 2NaCl। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जब रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, बेरियम सल्फेट और उसके बाद सोडियम क्लोराइड। ये कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विस्थापन अपक्रिया। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को क्या है। नेक्स्ट है अवक्षेपण अपक्रिया। अवक्षेपण ये भी एक प्रकार का रिएक्शन है जिसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ये कौन सी अपक्रिया है, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप कोई अविलेय पदार्थ अवक्षेप उत्पन्न होता है उन्हें अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो जिसके फलस्वरूप कोई अविलेय पदार्थ जिसका हमें अवक्षेप प्राप्त हो वो क्या कहलाता है, अवक्षेपण अपक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल, बेरियम क्लोराइड के विलयन में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने पर बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होते हैं। तो किसके अवक्षेप प्राप्त हो रहे हैं, बेरियम सल्फेट के। तो यहाँ पर BaCl2 क्या है, बेरियम क्लोराइड, H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है,
ये सभी जलीय विलयन के रूप में हैं। और जब इनका रिएक्शन होगा तो क्या होगा, BaSO4 प्राप्त होगा। ये क्या है, बेरियम सल्फेट। और ये अवक्षेप प्राप्त होगा तो एरो डाउन की तरफ रहेगा। 2HCl, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर बन रहा है। यहाँ से BaSO4, Ba का SO4 के साथ हो जा रहा है ऐड, उसके बाद Cl2, फिर यहाँ पर H2, तो यहाँ से 2HCl हो जा रहा है। जिस प्रकार इसके पहले हुआ था 2NaCl, यहाँ से उसी प्रकार 2HCl हो जा रहा है। यहाँ से Cl2 2Cl हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 2H, तो यहाँ से ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, 2HCl। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें एक ही एग्जाम्पल है अवक्षेपण अभिक्रिया में। उसके बाद देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रियाएँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ये कौन सी रिएक्शन है, अम्ल तथा क्षारक के जलीय विलयन में अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जब भी कोई रिएक्शन होगा अम्ल और क्षार के बीच में, एसिड और बेस के बीच में जब भी कोई रिएक्शन होगा तो क्या प्राप्त होगा हमें, साल्ट प्लस वाटर। साल्ट प्लस वाटर जब भी हमें प्राप्त होगा तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो देखते हैं एग्जाम्पल इसका। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में अपक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड, लवण व जल प्राप्त होता है। ये सोडियम क्लोराइड क्या है, NaCl जिसे क्या कहा जाता है, नमक, साल्ट जिसे कहा जाता है। तो यहाँ से देखते हैं इसके रिएक्शन किस प्रकार हो रहा है। यहाँ पर HCl है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है A, और ये क्या है, क्षार है जिसे बेस कहा जाता है। एसिड को अम्ल कहा जाता है और बेस को क्षार कहा जाता है। यहाँ से अम्ल और क्षार का रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, ये है हमारा एसिड बेस एंड साल्ट, ये लवण है, यस से इसे साल्ट कहते हैं हम। उसके बाद इधर ये वाटर प्राप्त हो रहा है तो ये कौन सा रिएक्शन है, उदासीनीकरण अपक्रिया है। यहाँ से देखते हैं इसका रिएक्शन किस प्रकार हो रहा है, HCl प्लस NaOH। यहाँ से H के साथ क्या आ जा रहा है, H के साथ OH ऐड हो जा रहा है, जिससे ये क्या बन जा रहा है, H2O हो रहा है। और इधर बच रहा है Cl और इधर NaCl ऐड होकर NaCl के साथ ऐड हो जा रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, उदासीनीकरण अपक्रिया। नेक्स्ट अपक्रिया देखते हैं कौन सी अपक्रिया है। नेक्स्ट अपक्रिया है ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। वे रासायनिक अपक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है तथा अपक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएँ कहलाती हैं। इन रिएक्शंस में क्या होता है, इन रिएक्शन में हमें हीट ऐड हो जाता है, मतलब टेम्परेचर इसमें अधिक उत्पन्न होता है, हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है। तो इसमें देखते हैं किस प्रकार इसका रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल, मीथेन को जलाने पर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। मीथेन क्या है, CH4 जिसे मीथेन कहा जाता है, प्लस 2O2। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसे क्या किया जाता है, जलाया जाता है। जलेगा कब ये, जब इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तभी ये जलेगा। उसके बाद जब इसका रिएक्शन होगा तो CH4 और 2O2, यहाँ से CO2 हो जाएगा, ये C एक इसके साथ चला जाएगा और ये O2, अभी भी यहाँ पर 2O बचा है तो यहाँ से ये 2H2O हो जाएगा। 2H2O प्लस हमें क्या प्राप्त होगा, हीट, इसमें ऊष्मा की प्राप्ति होगी। ये कौन सा रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन को हम शॉर्ट में इससे कह सकते हैं, मीथेन को जब जलाया जाएगा तो हमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी, प्राप्त होगी। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। जो श्वसन हम लेते हैं वो क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। श्वसन में ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत हो जाता है तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन में ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है C6H12O6। उसके बाद क्या है, जल में ऑक्सीकृत हो जाता है। जल में कब ऑक्सीकृत होता है, जब इसकी रिएक्शन होती है CO2। यहाँ पर CO2 ऑक्सीजन के साथ जब इसका रिएक्शन हो रहा है तो ये किस प्रकार हो रहा है, इसे देखते हैं किस प्रकार ये बैलेंस है। तो यहाँ से 6CO2 पहले प्राप्त हो रहा है, 6CO2, यहाँ से C6 हो गया। उसके बाद O2 इधर है, O2 इस ये वाला हम ले रहे हैं, O2 इधर हो गया। इसके बाद 6H2O, यहाँ से 6H निकल गया, 6H2, यहाँ से 12H हो गया, 12H,
फिर सिंगल 6H 6O, ये वाला हो गया 6O, फिर अभी बचा है हमारा 6O2। इस रिएक्शन को आप आसानी से समझ सकते हैं बैलेंस करके। यहाँ से इसे आप बैलेंस करेंगे अपने नोटबुक में, आसानी से इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर कार्बन कितने हैं ये देखते हैं पहले हम। कार्बन यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी कार्बन 6 है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ 12 है। अब इधर देखते हैं हाइड्रोजन, ये भी 12 है। 6 × 2 12 है। O6 है। O6 यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी O6 है, ये हो गया। उसके बाद 6O2, यहाँ पर 6O2, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6O हो गया था। उसके बाद ये 6O2, यहाँ से ये सेम यही तो है 6O2। ये बैलेंस्ड रिएक्शन है और इसमें क्या प्राप्त हो रहा है हमें, एनर्जी प्राप्त हो रहा है ATP एडिनोसिन ट्राई फास्फेट के रूप में, और हीट प्राप्त हो रहा है हमें ऊष्मा के रूप में। तो यहाँ से ये भी कौन सा रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। देखते हैं नेक्स्ट अपक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अपक्रियाओं में अंतर भी पूछा जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसे कहा जाता है। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप, यहाँ पर ला रहेगा, फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है तथा अपक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन N2 और O2 को आपस में क्या किया जाता है, मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, तो 2NO प्राप्त हो रहा है। 2NO एट हाई टेम्परेचर, तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड जिसे कहा जाता है 2NO को, ये हमें प्राप्त होता है। उसका सेकंड एग्जाम्पल है बर्फ़ का पिघलना। जब बर्फ़ पिघलता है तो क्या होता है, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एट हाई टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर का यूज हो रहा है। जब टेम्परेचर यहाँ पर अधिक होगा तभी ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होगा। जब बर्फ़ को गर्म किया जाता है तो यह ठोस से द्रव में बदल जाती है। ये तो आप सभी को पता है। ये H2O ये सॉलिड में है, वाटर। उसके बाद जब इसे हीट दिया जाएगा तो क्या होगा, ये H2O लिक्विड में चला जाएगा, जल के रूप में। ये है ऊष्माशोषी अपक्रियाएं जो ऊष्मा का शोषण करती हैं, अवशोषित करती हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपक्रिया क्या है। नेक्स्ट अपक्रिया है रेडॉक्स रिएक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स रिएक्शंस कई बार इस एग्जाम में पूछा गया है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अपक्रिया या उपचयन अपचयन अपक्रिया कहलाती हैं। उपचयन अपचयन अपक्रिया के रूप में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझते हैं। यहाँ पर CuO है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड, जिसे तांबे का ऑक्साइड कहा जाता है। H2 क्या है, हाइड्रोजन है। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का जब रिएक्शन कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है हमें, Cu यहाँ से अलग हो जाता है और H2 क्या हो जाता है, O के साथ ऐड हो जाता है। तो यहाँ से क्या प्राप्त होता है, H2O। Cu + H2O तांबा और जल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन। अपचयन का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी किसकी, ऑक्सीजन की। यहाँ से CuO से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से हट जा रहा है, विस्थापित हो जा रहा है। विस्थापित होकर ये यहाँ से Cu अलग हो जा रहा है और यहाँ पर O बच रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब क्या करेगा, H2 के साथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। ऑक्सीजन की इसकी H2 को ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ से ये क्या मिलकर हो जाएगा, H2O। यहाँ से कॉपर क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ पर ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाएगी H2 को। तो यहाँ से ये तांबा और जल आपस में बन जाएंगे। तो ये है रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल। वेरी सिंपल एग्जाम्पल है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं और ये आप याद करने में भी सरलता होगी। अब देखते हैं दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपक्रियाओं के प्रभाव। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीकरण के प्रभाव के कारण धातुएं तथा खाद्य सामग्री धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। किस प्रकार नष्ट होती हैं, इनके कौन से कारण हैं। पहला है संक्षारण, कोरोसियन। कोरोसियन क्या है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं।
संक्षारण किसे कहते हैं? जब भी कोई धातु हो अब उसके आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में जब वो आता है तब वह संक्षारित हो जाता है। संक्षारित मतलब उसमें उसके अवयवों में क्षय होने लगता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। एग्जाम्पल इसका क्या क्या है? चांदी पर काली परत बनना। जो चांदी होता है सिल्वर, उसमें काली परत जब बनती है तो क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। संक्षारण का एग्जाम्पल। तांबे पर हरी परत बनना। जब तांबे पर हरी परत बनती है तो ये भी संक्षारण का एग्जाम्पल है। एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन भी इसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या है। इसके आगे है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता भी क्या है? दैनिक जीवन में क्षय होने वाली, मतलब एक ये भी कारक है। इसे कहा जाता है रेंसिडिटी। जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं। जब भी कोई तेल या वसा में बनाया गया कोई खाद्य पदार्थ कुछ समय के लिए रखा जाता है तो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके, वायु जो है ऑक्सीजन, वो पदार्थ जो बनाए रहेंगे हम खाद्य पदार्थ, उनमें ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीकृत हो जाएगा तो उसमें एक विशेष गंध आने लगती है जो भी खाद्य पदार्थ होता है, तथा उसका स्वाद भी खराब हो जाता है, मतलब उसके स्वाद में कमी आ जाती है या हमें और भी डिफरेंस देखने को मिलते हैं उस खाद्य पदार्थ में। जैसे एग्जाम्पल में, जब अचार, मुरब्बा या खाने का तेल अधिक समय तक खुली हवा में रखा जाता है तो यह ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आकर खराब हो जाता है, बदबूदार और स्वादहीन हो जाता है, मतलब इसके स्वाद में कमी आ जाती है। ये है रेंसिडिटी। ये भी 1-2 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। यहाँ से ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। यदि आप इसका नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो। ये SR स्मार्ट लर्न जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप ज्वाइन होते ही आप इसका PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और आप इसे एकदम नोट्स के रूप में इस वीडियो को देखकर पूरा PDF से आप इसे नोट्स बनाइए। और ये है फर्स्ट चैप्टर पूरा टोटल कंप्लीट है। यदि इस वीडियो से कुछ भी आपको मिस होता है आपके चैप्टर से तो आप उसे कमेंट में तो बताइए, हम उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।